channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Dear students, welcome back to Arena Tutorials. So आज हम लोग हीट चैप्टर पढ़ने वाले हैं. ऑलरेडी इसका पार्ट 1 बन चुका है. सो दिस वुड बी पार्ट 2. इसमें हम लोग डील करेंगे और इसमें हम लोग कवर करेंगे मेनली इफेक्ट्स ऑफ हीट. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो स्टूडेंट्स, इफेक्ट्स ऑफ हीट. देखो, हीट का इफेक्ट, इसका मतलब है कि हम लोग कोई भी सब्सटेंस को जब गर्म करते हैं, हीट मतलब क्या, ऑब्वियसली उनको गर्म करना, तो वो गर्म करने से वो सब्सटेंस में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इफेक्ट्स ऑफ हीट. तो अभी आप लोग खुद अपना बुद्धि लगाओ. अगर आप लोग कोई भी सब्सटेंस को हीट करोगे तो ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा. तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि हीट का एक इफ़ेक्ट ये भी होता है कि उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है. दूसरा, अगर हम लोग कोई भी सब्सटेंस को हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो उनका थोड़ा साइज़ बढ़ जाता है. ठीक है, उनका थोड़ा साइज़ बढ़ जाता है, मीन्स चेंज होता है साइज़ उनका. ऑब्वियसली वो थोड़ा बढ़ेगा ही. एंड थर्ड क्या है, अगर हम लोग कोई भी सब्सटेंस को हीट करेंगे, चलो एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, किसका ले, एग्जाम्पल ले लेते हैं बर्फ़ का. ठीक है, आइस. अगर आप लोग आइस को हीट करोगे तो क्या होगा, वो बदल जाएगा वाटर में. ठीक है, लिक्विड स्टेट में बदल गया. अगर आप लोग पानी को गर्म करते हो तो वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. तो यहाँ पर देखो, जब आप लोग हीट कर रहे हो तो एक सब्सटेंस का स्टेट भी बदल रहा है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड टू गैस, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी हो रहा है. तो ये 3 टोटल इफेक्ट होते हैं जो कि हीट की वजह से होते हैं. अगर हम लोग कोई भी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, उनका साइज़ भी चेंज हो जाता है, और तीसरा, उनका स्टेट भी बदल जाता है. सो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ हीट. सो फर्स्ट है यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर कैसे बदलता है कोई सब्सटेंस का, हम लोग वो देखेंगे. तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैं नॉर्मली एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ. सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसे बॉक्स करके बनाई हूँ. सपोज़ ये एक तो ऑब्जेक्ट है. अगर मैं पहले से ही इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर को नाप लूँ. ठीक है, सो सपोज इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर आया है 20 डिग्री सेल्सियस. सपोज, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस है. अगर हम लोग इसको यहाँ से हीट देंगे, ये यहाँ से मैं इसको हीट दे रही हूँ, तो हीट देने से क्या होगा, इसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा, मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा. ठीक है, ऐसा होगा, आप लोगों को भी पता है ये चीज़ें कि ऐसा होता ही है. ठीक है, वैसे ही अगर मेरे पास एक सब्सटेंस है, अगर मैं उसको कूल कर रही हूँ, ठंडा कर रही हूँ, ठंडा करने के बाद आप लोग अगर उसका टेम्परेचर कंपेयर करोगे, पहले सपोज उस बॉडी का टेम्परेचर 20 डिग्री था. ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस. अगर आप लोग उसको ठंडा कर दोगे और ठंडा करने के बाद अगर आप लोग फिर से उसका टेम्परेचर को नापने का अगर सोचोगे, ठीक है, मेज़र करने का सोचोगे, तो उसका टेम्परेचर आप लोग को कम मिलेगा. यस, कम मिलेगा. सो अब कभी भी अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है. अगर हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो उसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है. ये सब चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी पता है. ठीक है, अब थोड़ा देखते हैं कि हम लोग जो टेम्परेचर कर रहे हैं, इसका डिफिनेशन क्या है. देखो बच्चों, टेम्परेचर होता है मेजर ऑफ. टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, इट इज़ द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी. एक बॉडी कितना गर्म है, एक बॉडी कितना ठंडा है, उसका मेज़र को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका मेज़र को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर. ठीक है, सो टेम्परेचर इज़ द मेज़र ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी. और टेम्परेचर को जब हम नापते हैं तो आप लोग यहीं भी देख सकते हो कि हम लोग यहाँ क्या लिखे हैं, हम लोग क्या लिखे हैं यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस लिखे हैं ना. ये लास्ट वाला देखो, आप लोग इसका यूनिट देखो, डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी डिग्री सेल्सियस. तो वैसे ही टेम्परेचर को अगर आप लोगों को कोई पूछे कि यूनिट्स बताओ टेम्परेचर का, तो आप लोग बोल सकते हो डिग्री सेल्सियस, फिर आप लोग बोल सकते हो डिग्री फ़ारेनहाइट. ये शायद न्यू है आप लोगों के लिए, और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग इसको पहले भी पढ़े होंगे. ठीक है, तो जैसे डिग्री सेल्सियस होता है ना, उसी टाइप से डिग्री फ़ारेनहाइट भी यूनिट होता है टेम्परेचर का. अभी तो ये बहुत कॉमन है. अभी जितना भी थर्मोमीटर्स जो आ रहे हैं, वो लोग में देखना आप लोग, उसमें वो डिग्री फ़ारेनहाइट में ही टेम्परेचर रहता है, आप लोगों को पता होगा. लेकिन अगर मैं एक एसआई यूनिट का बात करूँ टेम्परेचर का, एकदम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, या फिर एकदम स्टैंडर्ड यूनिट का अगर मैं बात करूं, तो टेम्परेचर का स्टैंडर्ड यूनिट होता है केल्विन. और केल्विन में डिग्री नहीं लगता है. देखो, ये रूल्स कुछ होते हैं जिसको हमको फॉलो करना पड़ता है. तो केल्विन में डिग्री नहीं लगता है, लेकिन ये सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में डिग्री लगाना पड़ेगा. अगर हम लोग रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में हमारा मार्क्स नहीं आएगा. नाउ अभी देखो बच्चों, अगर बात करें कि टेम्परेचर तो हम लोग नाप रहे हैं, लेकिन किस में नापेंगे, है ना. टेम्परेचर नापने के लिए जो डिवाइस होता है, दैट इज़ कॉल्ड थर्मोमीटर. टेम्परेचर को जो हम मेज़र करते हैं, उसका जो डिवाइस होता है, वो जो डिवाइस आप सबको पता है थर्मोमीटर क्या होता है. मीन्स थर्मोमीटर से ही हम लोग नापते हैं. आप लोग को इतना याद रखना पड़ेगा. अभी
थर्मोमीटर में ना एक लिक्विड यूज़ होता है, ठीक है, एक लिक्विड यूज़ होता है थर्मोमीटर में, वाटर नहीं, ठीक है, ना वाटर ना मिल्क ना कोई ऑयल यूज़ होता है, एक लिक्विड मेटल। और सबको पता है कि लिक्विड मेटल क्या होता है, लिक्विड मेटल होता है मर्क्यूरी। तो थर्मोमीटर में देखो एक क्वेश्चन आ सकता है कि नेम अ लिक्विड मेटल यूज्ड इन थर्मोमीटर, तो हम लोग को क्या लिखना है वहाँ पर, हम लोग को लिखना है मर्क्यूरी, ठीक है। सो मर्क्यूरी इज अ लिक्विड मेटल विच इज़ यूज्ड इन द थर्मोमीटर, ठीक है। सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक लिक्विड मेटल का नाम बताओ या फिर एक लिक्विड का नाम बताओ विच इज़ यूज्ड इन थर्मोमीटर, तो हम लोगों को वहाँ पर क्या बोलना है, क्या लिखना है, मर्क्यूरी। आप सबको पता है कि जो मर्क्यूरी है वो एक मेटल है, बट वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में स्टे करता है। हायर क्लासेस में आप लोग पढ़ोगे कि हम लोग मर्क्यूरी को ही क्यों यूज़ करते हैं थर्मोमीटर में, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ते हैं अलग अलग जो स्केल्स यूज़ होता है, ठीक है, टेम्परेचर को नापने के लिए, अब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। सो बेसिकली स्टूडेंट्स 3 अलग अलग स्केल्स होते हैं टू मेज़र टेम्परेचर। 3 होते हैं अलग अलग स्केल, 3 डिफरेंट स्केल्स आर देयर टू मेज़र टेम्परेचर। अभी एक एक करके हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे। सो सबसे पहला जो स्केल है, देखो सबसे पहला जो स्केल है दैट इज सेल्सियस स्केल। आप लोगों को दिख रहा है सेल्सियस स्केल, और मैं यहाँ पर कुछ इस टाइप से बनाई हूँ, ठीक है। सो सेल्सियस स्केल नॉर्मली ये कांच का बना हुआ रहता है, ये जितने भी स्केल्स के बारे में आप लोग पढ़ोगे नॉर्मली वो कांच वाँच का ही, ग्लास का ही बना रहता है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसका कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप से लंबा सा एकदम एकदम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर नीचे में आप लोग बल्ब देख सकते हो। यहाँ पर इसका रीडिंग्स रहता है, जो बोलते हैं ना स्केल, वो यहाँ पर लिखा रहता है। सो जो सेल्सियस स्केल होता है ना वो नॉर्मली 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और वो अप टू 100 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। इसको थोड़ा आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, 100 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। और अगर हम लोग बात करें कि 0 से 100 के बीच में टोटल कितना इक्वल पार्ट्स है, तो टोटल 100 इक्वल पार्ट्स होते हैं, ठीक है। टोटल कितना पार्ट्स है यहाँ से 0 से 100 के बीच में, 100 इक्वल पार्ट्स। अच्छा, सेल्सियस स्केल जो होता है उसमें जहाँ से रीडिंग स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग देखो कहाँ से रीडिंग स्टार्ट हुआ है, 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ है, तो मैं उसको बोल सकती हूँ लोअर फिक्स्ड पॉइंट, बिकॉज ये नीचे तरफ का है, तो लोअर एंड फिक्स्ड पॉइंट। सो लोअर फिक्स्ड पॉइंट सेल्सियस स्केल में होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और अगर मैं अपर फिक्स्ड पॉइंट का बात करूँ, आप लोग देखो कहाँ ख़त्म हो रहा है, 100 में ख़त्म हो रहा है। सो अपर फिक्स्ड पॉइंट फॉर सेल्सियस स्केल इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। ये एग्जाम में आता है। एग्जाम में एक और चीज़ पूछा जाता है कि ये जो सेल्सियस स्केल है उसमें लोअर फिक्स्ड पॉइंट एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट के बीच में ये जो स्केल है वो कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो देयर यू हैव टू राइट 100 इक्वल पार्ट्स। ज़्यादा नहीं है बच्चों, थोड़ा थोड़ा ही है इसके बारे में। सेकेंड जो है वो आप लोगों को दिखता होगा आप लोगों को फ़ारेनहाइट स्केल। सो फ़ारेनहाइट स्केल अगेन वैसा ही, ये कांच का एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। इसमें भी आप लोगों को नॉर्मली लाइक मर्क्यूरी देखने को मिल सकता है, यहाँ भी मर्क्यूरी मिल सकता है, ठीक है ना। अच्छा, अभी यहाँ पर आप लोग देखो कि ये जो स्केल है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से। देखो इसका अलग था, इसका अलग है, तो आप लोगों को वैसे थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ये स्टार्ट हो रहा है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से और ख़त्म कहाँ हो रहा है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में ये स्टार्ट हुआ और ख़त्म हो रहा है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये हो गया इसका लोअर फिक्स पॉइंट, जिसको मैं एकदम शॉर्ट में LFP लिखी हूँ। एंड एकदम हाईएस्ट इसका नंबर जो दिया है 212, वो हो जाएगा अपर फिक्स्ड पॉइंट। और इन दोनों के बीच में टोटल 180 इक्वल पार्ट्स है, ये भी याद रखना है, 180 इक्वल पार्ट्स। अगर क्वेश्चन आएगा फ़ारेनहाइट स्केल में लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या है, तो क्या लिखना है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर अपर पूछेगा तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नाउ जो लास्ट स्केल है वो है बच्चों केल्विन स्केल, ठीक है। अच्छा, केल्विन स्केल ऐसे ही है, देखो ये भी कांच का ऐसे बना हुआ रहेगा। यहाँ पर स्टार्ट होता है 273 केल्विन से एंड एंड होता है 373 केल्विन। दोनों का डिफरेंस कितना है 100 ही है, इसलिए ये 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला वाला सेल्सियस 100 था, केल्विन 100 है, और जो फ़ारेनहाइट है वो 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसका लोअर फिक्स पॉइंट आपको याद रखना है 273 केल्विन, इसका अपर फिक्स पॉइंट है 373 केल्विन। तो हम लोग ये तीनों को ही यूज़ कर सकते हैं और टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। तो देखो जहाँ पर जो अवेलेबल, बेसिकली ना आजकल तो डिग्री सेल्सियस और ये फ़ारेनहाइट ही यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ में ये दोनों ही रहते हैं, डिग्री सेल्सियस वाले मतलब सेल्सियस स्केल, और ये अपना हो गया नॉर्मली फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। अच्छा, अभी एक टर्म का बात कर लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं आइस पॉइंट। क्या बोलते हैं? आइस पॉइंट। आइस पॉइंट क्या होता है? देखो बच्चों, आइस पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर में ना
आइस मेल्ट होता है। अब बर्फ़ मेल्ट होता है, अगर चलो हम लोग इसका बात करते हैं, किसका, इसको देख लो, आप लोगों को शायद दिखता होगा, 1 मिनट, ओके, ये आप लोग देख लो। अगर मैं इसका बात करूँगी, सेल्सियस स्केल को एक बार ले लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सेल्सियस स्केल में आप लोग थोड़ा देखो यहाँ पर, अगर मैं आप लोगों को बोली कि इस यहाँ पर ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसमें बर्फ़ मेल्ट करता है, ठीक है, आइस मेल्ट करता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस मैं पूछ रही हूँ। आप सब पढ़े हो कि वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पर कहाँ है वो 0 डिग्री सेल्सियस, ये रहा, और यही है ना वो लोअर फिक्स्ड पॉइंट, तो बस इसी को हम लोग बोलेंगे आइस पॉइंट। तो आइस पॉइंट जो होता है वो एक लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है, और ये वो टेम्परेचर है जिसमें आइस मेल्ट होता है। सिमिलरली अपर फिक्स्ड पॉइंट ये रहा, अपर फिक्स्ड पॉइंट जो होता है ये वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर में पानी बॉयल होता है। सो आप सबको पता है कि जो वाटर है वो कौन से टेम्परेचर में बॉयल होता है, व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, 100 डिग्री सेल्सियस। तो आइस पॉइंट है, और एक हो गया आप लोगों का स्टीम पॉइंट, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखना, आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट। आइस पॉइंट मतलब जिस टेम्परेचर में आइस मेल्ट होता है, तो हम लोग उसको ले सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, और स्टीम पॉइंट मतलब पानी जिस टेम्परेचर में उबलता है, सो वो कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। अभी नेक्स्ट, अभी देखो बच्चों, अभी हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ेंगे। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पक्का आएगा, मतलब आप लोग इसको तो स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऐसे तो किसी को भी स्किप नहीं कर सकते, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अभी हम लोग इतना सारा यूनिट स्केल्स के बारे में पढ़े हैं ना, पढ़े हम लोग डिफरेंट स्केल्स पढ़े हैं टेम्परेचर का, एंड डिग्री सेल्सियस से भी आप लोग फैमिलियर हो, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, ये सब के बारे में आप लोगों को पता है। अभी आप लोग पढ़ोगे कि अगर बाई चांस हम लोग चाहें टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, या फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में करना है, या फिर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में, और वाइस वर्सा, अगर ऐसा कुछ करना है तो उसका कुछ फॉर्मूला है, ऑब्वियसली है उसका कुछ फॉर्मूला, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता भी होगा, देखो बहुत सारे बच्चे इसको पढ़े होंगे, और जो नहीं पढ़ा है वो लोग ध्यान से देखो। सो देयर आर सर्टेन फार्मूलाज जिसकी मदद से आप लोग एक यूनिट ऑफ टेम्परेचर को दूसरा यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए। अगर हम लोगों को टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना है, सपोज टेम्परेचर दिया है 20 डिग्री सेल्सियस, और बोला जाएगा इसको कन्वर्ट करो डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो आप लोग क्या करोगे, तो आप लोगों को एक फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला है F = n/9/5 × C + 32। देखो ध्यान से देखिएगा, अगर बाई चांस कभी क्वेश्चन आता है कि टेम्परेचर को बदलो डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हम लोग क्या करेंगे, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ये फार्मूला यूज़ करके हम लोग आराम से डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। सेकेंड, अगर हम लोगों को बोलेगा उसका उल्टा, लाइक डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया है और डिग्री सेल्सियस में करो, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे 5/9 और ऊपर में F - 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा हमारा आंसर। वैसे ही डिग्री सेल्सियस को केल्विन में भी बोला जाता है करने के लिए, ये तो बहुत कॉमन है, ठीक है। टेम्परेचर दिया है डिग्री सेल्सियस में, बोलेगा केल्विन में करो, कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ वो जो भी डिग्री सेल्सियस वाला वैल्यू दिया है उसको 273 में कन्वर्ट 273 से प्लस कर देना है। और यहाँ पर केल्विन से डिग्री सेल्सियस बोल रहा है, तो हम लोग को ये फॉर्मूला यूज़ करना है। एक एक करके हम लोग देखते हैं, तब आप लोग अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे, कन्वर्ट 50 डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या क्वेश्चन है, 50 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा ये बोल रहा है, तो डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट करना है। अब यहाँ देखो तो कौन सा एक फॉर्मूला पढ़े थे, ये पढ़े थे, डिग्री सेल्सियस से अगर हम लोग को फ़ारेनहाइट करना है तो हम लोग को ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, 9/5 × C + 32। चलो एक काम करते हैं, ये फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, 9/5 इंटू C की जगह में क्या लिखेंगे, कितना दिया है डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर 50 + 32, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, जिसमें मैं C का वैल्यू भी डाल दिया। अभी सबसे पहले आप लोग याद करो बॉड मास। बॉड मास क्या बोलता है कि पहले हम लोग इंटू करते हैं फिर प्लस करते हैं, है ना। बॉड मास का रूल आप लोगों को मैथ्स का याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर चलो इनको सॉल्व करते हैं। ये आप लोगों का हो गया 90 प्लस ये आप लोगों का हो गया 32, ठीक है। तो ये आप लोगों को मिल जाएगा 122 आंसर। तो ये आंसर हो गया आप लोगों का 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 50 डिग्री सेल्सियस इक्वल होता है किससे, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट से। समझ में आया ना। सपोज एक और क्वेश्चन दिया है, चलो यहीं कर लेते हैं हम लोग साइड में, सेकंड बीच 50 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करने बोल रहा है। तो देखो यहाँ पर कहाँ है फॉर्मूला, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करने का ये रहा। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे,
क्या करेंगे, ध्यान से देखो, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करने के लिए जो भी डिग्री सेल्सियस वाला दिया है, लाइक सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख दे रही हूँ, ठीक है ना, बार बार आप लोगों को कितना ऊपर का दिखाऊंगी। देन यहाँ पर लिखो 50 + 273, बस इसको आप लोग ऐड कर दोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा, कितना मिलेगा आप लोगों को, 323 केल्विन। हो गया आप लोगों का आंसर। सिंपल है और कुछ नहीं है इसमें, ऐसे ही करना है, ठीक है। अच्छा, एक तो बुक का क्वेश्चन ले लेते हैं। यस, यही है बुक का क्वेश्चन है। आप लोगों की बुक में एक एग्जाम्पल दिया है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है, उसको बोल रहा है डिग्री सेल्सियस में करो। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो। चलो करते हैं इसको। क्वेश्चन में ध्यान से आप लोगों को देखना पड़ेगा, डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है, उसको बदलना है डिग्री सेल्सियस में। डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है F5/9 और यहाँ पर F-32। चलो करते हैं, F5/9, F कितना दिया है 95 - 32। देन क्या करोगे, इसको ऐसे ही उतारना, इन दोनों को पहले माइनस कर लेना, कितना आएगा, माइनस करने से ये आएगा 63, ये हो गया। फिर 9 1 जा 9 7 जा, तो 5 7 जा 35। तो आपका आंसर आ गया कि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है 35 डिग्री सेल्सियस। ऐसे आप लोगों को एकदम सिंपल तरीके से ये सॉल्व करना है। इसमें ना इम्पॉर्टेंट है बच्चों फार्मूला। अगर आप लोगों को फार्मूला आता है तो सब हो जाएगा। अगर फार्मूला में अटक गए तब तो फिर कहानी ख़त्म, ठीक है ना, मार्क्स नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एट वॉट टेम्परेचर आर द रीडिंग्स ऑन द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल आर द सेम। कौन सा टेम्परेचर में सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में रीडिंग सेम आएगा, हम लोगों को देखो पता नहीं, ठीक है ना, अभी तक हमको नहीं पता कि ऐसा कौन सा मतलब टेम्परेचर है जिसमें सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट दोनों का रीडिंग सेम होगा। तो एक काम करते हैं, दोनों को x ले लेते हैं। आप लोग तो मैथ्स में पढ़े होंगे ना कि हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सो लेट इट बी x। सपोज वो डिग्री सेल्सियस का रीडिंग और फ़ारेनहाइट का रीडिंग दोनों को मैं क्या ले रही हूँ, x ले रही हूँ। बस अभी क्या करेंगे, एक फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर वो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट से रिलेटेड ही फॉर्मूला यूज़ करना है। क्वेश्चन में वही बोल रहा है ना, क्वेश्चन में उन दोनों का नाम है, तो हम लोग यहाँ पर अगर केल्विन का फॉर्मूला लेंगे तो हमारा आंसर कभी नहीं निकलेगा, है ना। क्वेश्चन में डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का बात कर रहा है, तो उन्हीं का एक फॉर्मूला लेना है, उन्हीं के बीच का रिलेशन हमको निकालना है। अभी मैं एक सोच रहा हूँ, ये फॉर्मूला ले रही हूँ, F-32 लिखते हैं। अब एक काम करते हैं, अभी हम लोग C और F दोनों को x लिए हैं ना, तो दोनों की जगह में x डाल लो ऐसे। बस अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, है ना, सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे होगा, ये 9 को यहाँ भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 9x। ये इसको खोल देंगे, 5 को एक बार x के साथ इंटू करेंगे, और 32 × 5 कितना होता है, 32 × 5 हो जाएगा 160। अभी x को एक तरफ कर देते हैं, ये वाले x को यहाँ कर देते हैं। सो 9x - 5x = -160। ये तो आप लोगों को ऑलरेडी आता होगा, है ना। 4x = -160, x निकल जाएगा 160/4, ये आएगा -40 डिग्री। x का वैल्यू आ गया -40। अब तो आप लोग यहाँ देखो, हम लोग दोनों को क्या कंसिडर किए थे, x कंसिडर किए थे, तो इसका मतलब है कि -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये देखो दोनों इक्वल होंगे, दोनों का रीडिंग देखो सेम होगा। इस टेम्परेचर में दोनों का रीडिंग सेम होगा। सो एट व्हाट टेम्परेचर आर द रीडिंग्स ऑन दी बोथ द स्केल्स द सेम। सो एट -40 डिग्री सेल्सियस, और इसका हो जाएगा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है बच्चों, और ये ना नॉर्मली पूछ लेते हैं क्वेश्चन, टीचर्स लोग पूछ भी लेते हैं, है ना, कि कौन सा टेम्परेचर में दोनों का रीडिंग सेम होगा। तो आप लोगों को लिखना है -40 में डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों का रीडिंग सेम होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मल एक्सपेंशन। देखो थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। थर्मल का मतलब होता है हीट, ठीक है, थर्मल का एक्चुअली मतलब होता है हीट, और एक्सपेंशन का मतलब होता है इंक्रीज इन साइज जो इंक्रीज होता है, या फिर आप लोग बोल सकते हो नॉर्मली वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है। तो थर्मल एक्सपेंशन का मतलब हीट की वजह से कोई ऑब्जेक्ट का साइज में जो चेंजेस आते हैं, मेनली जो साइज बढ़ जाता है, ठीक है, थोड़ा सा फैल जाता है, दैट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब इट इज़ द एक्सपेंशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू हीट एनर्जी। एक ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस होगा किसकी वजह से, हीट एनर्जी की वजह से। और वही चीज़ मैं यहाँ लिख दी हूँ, थर्मल का मतलब होता है हीट, एक्सपेंशन का मतलब होता है इंक्रीज इन देयर व्हाट, वॉल्यूम।
अभी नॉर्मल सा एक बात है, कॉमन सा चीज़ जो आप सबको पता होना चाहिए कि ऑल ऑब्जेक्ट्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग। ऑलमोस्ट जितने भी ऑब्जेक्ट है जब हम उसको गर्म करते हैं ना तो वो लोग फैलते हैं। यस, हाँ, कोई ज़्यादा फैलता है, कोई कम फैलता है, कोई बहुत कम फैलता है, लेकिन फैलेंगे ज़रूर। सो ऑल ऑब्जेक्ट एक्सपैंड ऑन हीटिंग। एक्सपैंड का मतलब होता है फैलना। एक्सपैंड का मतलब क्या होता है? फैलना। तो ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो लोग हीट करने से एक्सपैंड होते हैं। वैसे ही अगर आप लोग ऑब्जेक्ट्स को ठंडा करोगे ना, कूल करोगे, तो वो लोग कॉन्ट्रैक्ट होंगे। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है थोड़ा सा सिकुड़ना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एक्सपैंड का उल्टा होता है। एक्सपैंड का अगर मतलब होता है फैलना, तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है थोड़ा सा साइज डिक्रीज होना। सो ऑब्जेक्ट्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। वैसे एक सिंपल सा मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दे के समझा रही हूँ। सपोज ये हमारे पास इतना बड़ा एक ऑब्जेक्ट था, उसको हम लोग हीट कर दिए। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पर जो मैं डेल्टा, इसको ना, ये ट्राइंगल आप लोगों को दिख रहा है ना, इसको डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा, DELTA। डेल्टा साइन का मतलब होता है हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोगों को दिखता होगा मैं एक ऑब्जेक्ट को हीट कर रही हूँ, डेल्टा आ गया मतलब हीट हो गया। ऑब्जेक्ट को हीट करने से उसका थोड़ा सा साइज बढ़ जाता है। आप लोग कंपेयर करो, दिख रहा है कि नहीं, आई डोंट नो, थोड़ा पास से दिखा देती हूँ मैं। हाँ, मैं नॉर्मली ऐसे ही बनाई हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम लोग हीट करते हैं तो देखो उसका साइज़ थोड़ा बढ़ गया, एक्सपैंड हो गया। साइज़ बढ़ा मतलब एक्सपैंड हुआ। वैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, अगर हम लोग उसको कूल करेंगे तो वो थोड़ा सा ना साइज़ उसका कम हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इसीलिए मैं यहाँ पर उसको ऐसे लिखी हूँ। थोड़ा सा साइज़ को कंपेयर कर लो तो ये थोड़ा सा बढ़ गया है, यहाँ थोड़ा सा कम हो गया है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं 3 स्टेट का बात करूँगी, ठीक है, हम लोगों का अलग अलग स्टेट का बात नहीं कर रही हूँ मैं, है ना। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का। ये जो 3 स्टेट होते हैं मैटर का, ये तीनों में भी तो ये लोग मैटर हैं। ऑब्वियसली सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में होंगे ये लोग, है ना। मैटर्स तो ऐसे ही होते हैं। अब इनमें क्या फ़र्क पड़ता है? इनको जब हम हीट करते हैं तो कौन ज़्यादा फैलता है कि कौन बिल्कुल नहीं फैल रहा है? अब फैलेगा तो सही, मतलब बहुत कम फैल रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, या कौन एकदम मॉडरेटली एक्सपैंड होता है। तो बच्चों, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये चीज़ को बोला गया कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में गर्म करने से सबसे ज़्यादा फैलते हैं गैसेस, उसके बाद लिक्विड, और सबसे कम फैलते हैं सॉलिड, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन फैलेगा, एक्सपैंड होता है? सबसे ज़्यादा एक्सपैंड होता है गैसेस, उसके बाद लिक्विड, और सबसे कम एक्सपैंड होते हैं सॉलिड। ये चीज़ हम लोगों को याद रखना है। अब इसका रीज़न हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग देखो यहाँ पर तीनों स्टेट आप लोगों को दिखता होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। सॉलिड में जितने भी एटम्स है दे आर टाइटली पैक्ड। सॉलिड के एटम्स देखो एकदम पास 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 एकदम क्लोजली पैक्ड है, जिसके बारे में आप लोग मैटर चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। आप लोगों का क्लास 7 में भी मैटर है, 6 में भी मैटर है, 8 में भी मैटर है। मैटर ही मैटर हर जगह है। सॉलिड में आप लोग एक बार मॉलिक्यूल्स और एटम्स का अरेंजमेंट देखो, लिक्विड में देखो और गैस में देखो, और तीनों को आप लोग थोड़ा कंपेयर करो, ठीक है। कहीं पर एटम्स बहुत पास है, कहीं पर एटम्स थोड़े थोड़े दूर है, और कहीं पर तो एटम्स लोग काफ़ी दूर है। दिख रहा है ना आप लोगों को। अगर मैं सॉलिड का बात करूँ, अगर मैं सॉलिड को गर्म करूँगी तो सॉलिड को गर्म करने से इसके मैटर, इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो इतने पास हैं कि अगर मैं इनको गर्म भी करूँगी तो इनके पास जगह नहीं है कि ये लोग अपना जगह छोड़ के कहीं जाए, और इनके पास इतना भी जगह नहीं है कि ये लोग फैल सके, ठीक है ना। उतना भी स्पेस नहीं है, बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सॉलिड्स को गर्म करने से ये लोग बहुत कम एक्सपैंड होते हैं, बिकॉज इनमें स्पेस उतना अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। इनमें स्पेस उतना अवेलेबल नहीं होता है। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर जो एटम्स प्रेजेंट है वो लोगों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। मतलब मॉलिक्यूल्स लोग यहाँ, एक मॉलिक्यूल इधर है, दूसरा मॉलिक्यूल इधर है, और उनके बीच में एकदम स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और तीसरा आप लोग देखोगे यहाँ पर तो स्पेस बहुत यहाँ पर कम है। इसीलिए यही रीज़न है कि ये लोग फैलेंगे, एक्सपैंड होंगे, बट उतना एक्सपैंड ये लोग नहीं होंगे, ठीक है। तो सॉलिड्स एक्सपैंड वेरी लिटिल ऑन हीटिंग। सॉलिड्स लोग जो है वो लोग गर्म करने से बहुत ही कम वो लोग एक्सपैंड होते हैं। अगर मैं लिक्विड का बात करूं तो लिक्विड में आप लोगों को थोड़ा बहुत तो स्पेस देखने को मिलता है। फिर हम लोग जब इसको हीट करते हैं तो मॉलिक्यूल्स के पास इनफ स्पेस रहता है कि वो लोग अपना जगह छोड़ के थोड़ा सा अलग दूर जगह जा सकते हैं। सो वो लोग ठीक ठीक एक्सपैंड करेंगे। और जो गैसेज हैं उनमें तो इनफ, बहुत ज़्यादा स्पेस उनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। दे आर फ्री टू मूव हियर एंड देयर, और उनके बीच में आप लोग देखो इतना स्पेस है, अट्रैक्शन ना के बराबर है। तो सबसे ज़्यादा फैलने का मौका इन्हीं को मिलता है। सो गैसेस एक्सपेंड्स द मोस्ट, सॉलिड सबसे कम फैलते हैं, और लिक्विड ना के बराबर फैलते हैं।
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो मैं ऐसे बना दी हूँ, ये आप लोगों को इस टाइप से तो आएगा नहीं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस दे देगा और बोला जाएगा कि इनको अरेंज करो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्सपेंशन ऑन हीटिंग। सो आप लोगों को इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल रही हूँ, मतलब छोटा से बड़ा, तो सबसे कम कौन फैलता है? सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, सबसे ज़्यादा कौन फैलता है? गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। अभी ये जो थर्मल एक्सपेंशन हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो उनका साइज़ थोड़ा चेंज होता है ना, फैलता है, बढ़ता है। सो इसका एप्लीकेशन हमारे डे टू डे लाइफ में है क्या है भी या नहीं, वो हम लोग देखते हैं। सो ऑब्वियसली बच्चों इसका एप्लीकेशन है। अभी अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूँ, बेस्ट एग्जांपल रेलवे ट्रैक्स का। अच्छा, मैं आप लोगों को फ़ोटो दिखाती हूँ। आप लोगों की बुक में दिया होगा, ये सेम फ़ोटो दिया होगा। अगर आप लोग यही बुक फॉलो करते हो, आप लोग ये बुक देखिए थोड़ा। यहाँ पर आप लोगों को ये दिख रहा है, रेलवे ट्रैक्स दिख रहे हैं आप लोगों को। और देखो ये लोगों के बीच में ना थोड़ा थोड़ा गैप छुटा हुआ है, थोड़ा थोड़ा गैप रहता है। ऑब्वियसली पूरा ये लोगों को पास पास में प्लेस नहीं करते, मैं इसी के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखो कि स्मॉल गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन सक्सेसिव रेल ट्रैक्स और रेलवे ट्रैक्स। ये एक रेलवे ट्रैक है, ये दूसरा है, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रखा जाता है। इसके पीछे भी साइंस है बच्चों। देखो आप लोग नॉर्मली माइंड कर रहे होंगे, लेकिन हाँ कुछ कुछ बच्चे होंगे जो इतना ध्यान नहीं दिए होंगे कि गैप रहता है कि नहीं रहता है। नेक्स्ट टाइम आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ये जो रेल्स है, ये जो रेलवे ट्रैक्स है, ये लोग भी तो ऑब्वियसली मेटल्स के बने हुए हैं, सॉलिड हैं, ये लोग भी तो ऑब्वियसली फैलेंगे ना। कोई भी ऑब्जेक्ट को आप लोग ले लो, मैं आप लोगों को बोली थी सब ऑब्जेक्ट फैलेंगे, बस ये डिफरेंस होता है कि कोई ज़्यादा फैलता है, कोई कम फैलता है। अब ये लोग गर्मी में क्या होता है, समर सीज़न में तो बहुत गर्म होता है, और बहुत गर्म के चक्कर में ये लोग भी एकदम गर्म हो जाते हैं, और गर्म से क्या होंगे, ये लोग फैलेंगे। सो रेल्स एक्सपैंड इन समर, गर्मी में ये लोग फैलते हैं। एक्सपैंड का मतलब क्या होता है, फैलना, ठीक है। गर्मी में ये लोग फैलेंगे। इफ़ इनके बीच में गैप नहीं दिया जाएगा, इफ़ नो गैप इज़ लेफ्ट, अगर इनके बीच में गैप नहीं दिया जाएगा तो समर में अगर ये लोग फैले तो रेल थोड़ा बैंड हो सकता है, बाहर की तरफ, आउटवर्ड्स, थोड़ा साइडवर्ड्स, कुछ भी हो सकता है। मतलब ऐसे बच्चों दिख रहा है, आई होप, हाँ। मतलब सोच लो ये एक रेलवे ट्रैक है, ये दूसरा रेलवे ट्रैक है। सपोज मैं इनके बीच में गैप नहीं दी, पूरा सटा सटा के इनको हम लोग ऐसे प्लेस कर दिए। अब गर्मी में ये लोग फैलेंगे। अब ये लोग फैल रहे हैं गर्मी से ना, ड्यू टू हीट इनका साइज ऐसे 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 बढ़ेगा, ये भी फैलेगा, ये भी फैलेगा। आगे आगे की तरफ जब ये लोग ऐसे अपना साइज़ को बढ़ाएंगे तो जगह तो है नहीं साइज़ बढ़ाने के लिए, तो क्या करेंगे, धक्का मुक्की मारेंगे ये लोग, और ये लोग थोड़ा ऊपर की तरफ ऐसे उठ जाएंगे, या फिर थोड़ा सा साइड की तरफ। मतलब नॉर्मल साइज़ से इनका साइज़ थोड़ा ऐसा हो जाएगा कि एक्सीडेंट तो पक्का ही होगा। आप लोग ये समझो, ठीक है। सो नो गैप इज लेफ्ट, अगर हम लोग बिल्कुल भी यहाँ गैप नहीं छोड़ेंगे तो गर्मी में जो है ना एक्सपैंड होंगे, जिसकी वजह से रेल जो है वो बैंड हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिखी हूँ साइडवेज, आप लोगों की बुक में थोड़ा आउटवर्ड्स जो भी लिखा होगा आप लोग उसको थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है ना। और उसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है, इस यही रीज़न है कि उनके बीच में थोड़ा गैप्स दिया जाता है। अगेन दूसरा एग्जाम्पल, इसका एप्लीकेशन वो ये है। अभी थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग ब्रिज का। जब ब्रिज बनाया जाता है तो वहाँ पर बोलते हैं कि वन एंड ऑफ द आयरन ब्रिज रेस्ट ऑन रोलर्स टू अलाउ फॉर एक्सपेंशन इन समर। देखो मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, बेटर होगा, है ना। डायग्राम से तो अलग एक समझ आता है। आप लोग यहाँ देखो, दिख रहा है, हाँ। आप लोग यहाँ देखिए, ये एक ब्रिज है, ब्रिज का दो एंड है, एक एंड को पूरा अच्छे से सीमेंटेड कर दिए हैं, ये पूरा अच्छे से फिक्स्ड है, इसका मतलब वही है। दूसरा एंड देखो फ्री है, एक तरफ से फ्री है, रोलर में इसको रखा गया है, यही चीज़ बोल रहा है। बहुत बच्चों को नहीं समझ में आता है ये चीज़ें, ठीक है। एक एंड इसका फिक्स्ड है, दूसरा को ये रोलर है ना, ऐसे से रोल करता है, उसके ऊपर में रखा गया है। अब इसका रीज़न क्या है देखो, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वन एंड ऑफ द आयरन ब्रिज का एक एंड रेस्ट ऑन रोलर्स टू अलाउ फॉर एक्सपेंशन इन समर, गर्मी में फैल सके ब्रिज, क्योंकि ब्रिज भी तो ऑब्वियसली मेटल का बना हुआ है, मतलब वो भी तो फैलेगा ही ना, गर्म से फैलेगा। गर्मी में वो अच्छे से फैल सके बोल के पहले ही सेटिंग कर देते हैं उसका। सो नॉर्मली ड्यूरिंग समर जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये लोग हीट एब्जॉर्ब करते हैं, और हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो ऑब्वियसली फैलेंगे। अभी एक साइड तो फिक्स है, दूसरा साइड जो फ्री है ना, जो रोलर्स के ऊपर है, वो आराम से फैलता है बच्चों। अगर उसको भी फिक्स करके रख देते ना तो ये ब्रिज जिस पिलर में घुसा हुआ है ना, देखो यहाँ पर टूट जाता, ये पूरा डैमेज हो जाता, ये जो स्ट्रक्चर से दिख रहा है ना यहाँ पर जो है, ये सब टूट जाते एकदम। तो यही रीज़न है, उसका एक एंड को फिक्स रखते हैं, एक एंड को रोलर्स के ऊपर सेट करके रखते हैं। अब
इसका जो मैं लास्ट एप्लीकेशन लिखी हूँ दैट इज़ वो रिलेटेड है वो उससे टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिक वायर से। बच्चों देखो, आप लोग बिजली का तार देखे होंगे, ठीक है, जो भी टेलीफोन वायर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक तार्स होते हैं, मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। हम लोग के घर की तरफ लाइक जिस टाइप से अरेंजमेंट है इसका, यहाँ पर ना, यहाँ पर क्या, हर जगह ये जो पोल्स के बीच में जो तार होता है उसको थोड़ा सैगिंग, थोड़ा ढीला लटका के रखा जाता है। उसका भी एक रीज़न है। चलो आप लोगों को सबसे पहले मैं दिखाती हूँ। देखो बच्चों, ध्यान से देखो, आप लोगों को सामने में तार दिखता होगा ना। मैं नॉर्मली आप लोगों को तार ही दिखा रही हूँ, ठीक है ना। देखो यहाँ पर आप लोगों को जो वायर्स दिख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोल्स के बीच में, ये लोग इतने टाइटली नहीं है, इनको जानबूझ के थोड़ा सा लूज़ बांधा जाता है। उसका रीज़न क्या है? देखो ठंड के समय मेनली जब टेम्परेचर, ये कहूँगा तो मेरे को हमेशा इरिटेट करता है। एक मिनट, ओके। सो बच्चों, ये जो आप लोगों को वायर्स दिखते होंगे, है ना, ये दो पोल्स के बीच में आप लोगों को ये हल्का सा देखो, ये हैंगिंग करके वायर्स दिख रहा है, थोड़ा सा ढीला है। इसका रीज़न ये है, विंटर के समय क्या होता है ना बच्चों, मेनली टेम्परेचर डाउन होता है। जब टेम्परेचर डाउन होता है तो ये लोग कॉन्ट्रैक्ट होंगे, मतलब ये लोग थोड़े सिकुड़ेंगे, और उस समय ये लोग टूट नहीं जाए बोल के पहले से ही इनको एकदम ढीला सा रखा जाता है, ठीक है। तो यही रीज़न है कि टेलीफोन वायर्स एंड इलेक्ट्रिकल वायर्स, इनको पोल्स के बीच में पहले से ही थोड़ा लूजली बांधा जाता है, ताकि विंटर के समय ये लोग टूट नहीं जाए अचानक से सिकुड़ के, ठीक है। तो ये तो बच्चों आप लोग पढ़े उसका एप्लीकेशन कि वो थर्मल एक्सपेंशन लाइक कैसे कर रहा था। अब जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है, टॉपिक है, वो है चेंज ऑफ स्टेट, कि हीट की वजह से मैटर का स्टेट कैसे बदल जाता है। ये सब आप लोगों को पता है, काफ़ी ईजी है ये सब। देखो, आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड। आप लोगों को यहाँ दिख रहा है मैं सॉलिड लिखी हूँ। अच्छा, सॉलिड को अगर मैं हीट करूँगी, ये अगेन डेल्टा है मतलब हीट कर रहे हैं। सॉलिड को अगर आप लोग हीट करोगे तो ऑब्वियसली वो मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होके वो क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। तो सॉलिड को गर्म करने से, मतलब हीट देने से, उसका स्टेट बदल जा रहा है। वो सॉलिड में था, फिर वो किस में बदल जाएगा, वो लिक्विड में बदल जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोल सकते हैं मेल्टिंग, या फिर इसका एक और नाम है फ्यूज़न। दोनों का मीनिंग सेम है, मेल्टिंग और फ्यूज़न दोनों का मीनिंग सेम है, जिसमें सॉलिड बदलता है लिक्विड में जब हम लोग उसको हीट करते हैं, ठीक है। अगर अभी आप लोग बोलोगे मैडम हम लोग तो आइसक्रीम को हीट नहीं करते हैं, वो कैसे मेल्ट हो जाता है। तो बच्चों, आइसक्रीम आप लोग जब भी उसको खाते हो, वो धीरे धीरे देखना वो मेल्ट होता रहता है। इसका मतलब आप लोग उसको हीट नहीं कर रहे हो, एनवायरनमेंट से, सराउंडिंग से वो हीट एनर्जी ले लेता है और उसको यूज़ करके वो मेल्ट होता है। समझ में आया ना। सो ये हो गया मेल्टिंग। अभी देखो लिक्विड को अगर मैं गर्म करूँगी, हीट करूँगी, ऑब्वियसली लिक्विड को हीट करने से वो भाप बन जाता है, वो वेपर फॉर्म में, गैसियस फॉर्म बोलते हैं, बेटर होगा, गैसियस फॉर्म में वो आ जाता है। सो अगर लिक्विड बदल रहा है गैस में, ठीक है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं वेपराइजेशन और बॉइलिंग, कुछ भी आप लोग बोल सकते हो। वेपराइजेशन और बॉइलिंग दोनों जो होते हैं ना, वो लोग सेम होते हैं, लेकिन इसको आप लोग इवापोरेशन से मत कंफ्यूज कर देना अपने आप को, ठीक है। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में। पानी जो उबलता है ना, देखना पानी गर्म करते ही नहीं उबलने लग जाता है, एक टेम्परेचर होता है दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, उसी में वो उबलता है, उसी में वो भाप बनने, फिर पूरा मतलब बॉयल होना स्टार्ट होता है। तो मैं यहाँ पर मेनली बॉइलिंग का बात कर रही हूँ, बॉइलिंग को ही हम लोग वेपराइजेशन बोल सकते हैं। तो लिक्विड को जब हम लोग हीट करते हैं, वो बॉयल होता है, तो उसके बाद वो कौन सा स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस स्टेट में। तो यहाँ भी देखो हीट से स्टेट बदल रहा है। अगेन सपोज अगेन मेरे पास सॉलिड है, ऐसा सॉलिड है जिसको मैं गर्म की, जिसको मैं हीट की, तो वो डायरेक्ट, ये रहा डायरेक्ट वो गैस में बदल गया। सोचो, ऐसा सॉलिड जिसको मैं गर्म की, हीट दी, भगवान का पूजा करते करते कपूर को ली, उसको मैं जलाई, तो वो डायरेक्ट जल के वो गैस में बदल गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। देखो मैं यहाँ पर लिखी हूँ, मैं यहाँ पर हीट का साइन भी दे दी हूँ और सब्लिमेशन भी लिख दी हूँ, और आप लोग एरो को थोड़ा ध्यान देना। सॉलिड से गैस में हो रहा है तो प्रोसेस को बोलेंगे सब्लिमेशन, ठीक है। तो आप लोगों को मैं हीट का बता दी। अब बात करते हैं कि चीज़ों को ठंडा करने से क्या होता है, उनका क्या स्टेट बदलता है। तो यस, बदलता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल पहले लेते हैं, हम लोग लेते हैं लिक्विड का।
सपोज आपके पास पानी है, आप लोग पानी को ठंडा होने के लिए रख दे रहे हो पूरा फ्रीज में, मीन्स आप लोग उसको पूरा ठंडा ही कर रहे हो, रेफ्रिजरेट कर रहे हो, तो आप लोग देखोगे कि वो किस में बदल जाता है, बर्फ़ में बदल जाता है। सो लिक्विड को ठंडा करने से सॉलिड में वो कन्वर्ट हो जाता है। और एक चीज़ बच्चों, कभी भी आप लोग कोई भी चीज़ को ठंडा करते हो ना, कभी भी, तो उसके अंदर से ना वो हीट एनर्जी निकल जाता है। यस, हीट एनर्जी निकल जाता है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। सो लिक्विड को हम लोग कूल किए, ठंडा किए, तो वो किस में बदल गया, सॉलिड में बदल गया। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। एक और नाम है इसका सॉलिडिफिकेशन, चाहोगे तो आप लोग याद कर सकते हो। अगर हमारे पास गैस है, गैस को ठंडा करेंगे तो वो भी लिक्विड में बदलता है। आप सबको पता है, मैं पढ़ाई हुई इन सब चीज़ों के बारे में, है ना। गैस को ठंडा करते हैं तो वो बन जाएगा लिक्विड। उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। अभी सपोज आप लोगों के पास, आप लोग पूजा कर रहे थे, आप लोग कपूर को यूज़ कर रहे थे, और कपूर को आप लोग जलाए तो वो एकदम भाप में बदल गया, लाइक गैसियस फॉर्म में चला गया। अगर कोई भी किसी भी तरीके से अगर हम लोग वो कपूर जो गैसियस फॉर्म में चला गया है, अगर हम लोग वो गैस को ठंडा कर देंगे तो आप लोगों को पता है, वो कपूर वाला जो वेपर्स है, अगर मैं इसको ठंडा कर दूंगी, ठंडा होने के बाद फिर से वो सॉलिड कपूर में कन्वर्ट हो जाएगा। यस, एकदम सॉलिड फॉर्म, कपूर का एकदम पाउडर फॉर्म में हम लोग को मिल जाएगा वापस। तो ऐसा होता है, जैसे आप लोग कपूर को गर्म किए, वो सॉलिड फॉर्म में था, उसको गर्म किए तो वो पूरा गैसियस फॉर्म में बदल गया। वैसे ही आप लोग वो गैसियस कपूर को ठंडा करोगे ना, तो वो आप लोगों को सॉलिड फॉर्म में, मतलब वो कन्वर्ट हो जाएगा। उस प्रोसेस को बोलते हैं डिपोजिशन। तो सब्लिमेशन और डिपोजिशन ऑपोजिट ऑपोजिट होते हैं, दोनों उल्टे भाई होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, रिवर्स प्रोसेस होते हैं। बोलो, सब्लिमेशन और डिपोजिशन रिवर्स होते हैं एक दूसरे के, इसको आप लोग याद रखना। अभी मेल्टिंग पॉइंट, तो बच्चों मेल्टिंग पॉइंट आप सबको पता है, मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें सॉलिड मेल्ट होता है ना। सॉलिड जिसमें मेल्ट होता है, मेल्ट होके वो ऑब्वियसली लिक्विड में देगा। जैसे कि बर्फ़ पानी में कन्वर्ट होता है तो वो 0 डिग्री में होता है। वैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट आप लोगों को तो समझ जाना चाहिए, पॉइंट आ गया ना, मतलब टेम्परेचर का बात हो रहा है। फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर में लिक्विड, ठीक है, लिक्विड स्टेट जो होता है ना, वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, पानी कौन से टेम्परेचर में जम के वो बर्फ़ में कन्वर्ट होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिसमें पानी बॉयल होता है, और कंडेंसेशन पॉइंट वो टेम्परेचर जिसमें गैसेस लोग ठंडे होकर लिक्विड देते हैं, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन पॉइंट। एकदम सिंपल है बच्चों। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। जैसे यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस में लिखी हूँ कि बर्फ कितना डिग्री में पिघलता है, 0 डिग्री। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी कितने डिग्री में फ्रीज होता है, 0 डिग्री। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, कितने टेम्परेचर में, वो कौन से टेम्परेचर में वो उबलता है, 100 डिग्री में। और कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ स्टीम, भाप को अगर आप लोग ठंडा कर रहे हो तो कौन से टेम्परेचर में वो कन्वर्ट होकर लिक्विड बना देगा। लाइक वाटर वेपर को ठंडा करके पानी चाहिए आप लोगों को, तो कौन से टेम्परेचर में वो ये काम करेगा, 100 डिग्री सेल्सियस में। तो आप लोगों को इसको थोड़ा याद करना है, ये सबसे ईजी है, इस चैप्टर का सबसे ईजी पार्ट है ये। अब थोड़ा मैं बात कर लेती हूँ सब्लाइम प्रोडक्ट का। ये सब पढ़ाई हूँ, बट स्टिल थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिकॉल करवा दे रही हूँ। देखो बच्चों, सब्लाइम प्रोडक्ट मैं आप लोगों को सब्लिमेशन के बारे में बताई थी ना, बस जो सब्सटेंस में सब्लिमेशन देखने को मिलता है उसी को बोलते हैं सब्लाइम प्रोडक्ट। जैसे कि आप लोगों को मैं कपूर का एग्जांपल दी, कैम्फर का, उसमें देखने को मिलता है ना सब्लिमेशन, तो यस वो सब्लाइम प्रोडक्ट है। वैसे ही ड्राई आइस बच्चों होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। इसको भी जब आप लोग गर्म करोगे ना, ये फट से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आयोडीन थोड़ा सिल्वरी, ठीक है, थोड़ा सिल्वर टाइप, ऐसे हमारे स्कूल के लैब में है, आप लोग में भी होगा, ऐसे गोल गोल थोड़ा वो ऐसे दिखता है, ठीक है, छोटा ऐसे प्रेजेंट फॉर्म में वो रहता है। सो आयोडीन हो गया, उसको भी गर्म करने से, यस इसका एक्सपेरिमेंट हम लोग करवाते हैं स्कूल में बच्चों को। आयोडीन को गर्म करने से वो एकदम गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड, फिर कैम्फर। अमोनियम क्लोराइड का भी एक्सपेरिमेंट बहुत कॉमन है, हम लोग तो क्लास 6 के बच्चों को ये चीज़ दिखाते हैं। अमोनियम क्लोराइड वाइट कलर का पाउडर जैसा सब्सटेंस होता है ये, उसको जब हम लोग हीट करते हैं टेस्ट ट्यूब में, वो पूरा मतलब वो वाइट कलर का पाउडर को जब हम हीट करते हैं ना, पूरा टेस्ट ट्यूब एकदम वाइट डेंस फ्यूम से भर जाता है, एकदम धुआं हो जाता है। मतलब इसको हीट करने से ये फट से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब यही है। कैम्फर का मतलब आपको पता है, नैप्थलीन बॉल्स, जो कि बहुत फेमस है हर किसी के घर में। अगर आप लोग अपनी मम्मी लोगों से पूछोगे कि आपके पास वो नैप्थलीन बॉल है क्या, ये ना देखो, हमारे इस एरिया में ना इसको कपूर गोली बोलते हैं, पर ये वो कपूर नहीं है जो पूजा में यूज़ करते हैं।
एक गोल गोल आता है ना, मॉथ बॉल्स भी इसका नाम है, जो मम्मी लोग कपड़ों के बीच में रखते हैं, और बहुत सारे बच्चे लोग तो अपने पेंसिल बॉक्स में भी उसको रखते हैं सेंट के लिए। ऐसा होता है, आप लोग अगर करते होगे तो मुझे आप लोग बताइएगा किस फॉर्म से में इसको आप लोग यूज़ करते हो, लाइक किस तरीके से यूज़ करते हो, ठीक है। सो ये सब कुछ एग्जाम्पल है सबलाइन प्रोडक्ट्स के। इसका मतलब है कि अगर आप लोग ये सबको हीट करोगे तो ये लोग फट से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। लिक्विड में नहीं होते ये लोग, हाँ, बीच में वो लिक्विड स्टेट में कभी नहीं आएंगे, डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में जाएंगे। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट, और ये शायद बच्चों यू विल रीड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, वेपर और गैस के बीच का डिफरेंस। वेपर और गैस दोनों देखोगे तो लगभग सेम होते हैं ना, दोनों तो गैसियस फॉर्म में रहते हैं, पर दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखो, अगर मैं वेपर का बात करी, जैसे कि यहाँ बता देती हूँ मैं, यहाँ दिख रहा होगा, ओके, यहाँ बता देती हूँ। हमारे पास वाटर है, ये पानी है। पानी को अगर मैं गर्म करूँगी तो हम लोग को क्या मिलेगा, जल्दी बोलो, वाटर वेपर। क्या मिलेगा, वाटर वेपर, ठीक है ना, वाटर वेपर मिला ना। अच्छा, जैसे कि वही मैं वेपर का जो बात कर रही हूँ ना, वेपर का बात कर रही हूँ, तो वेपर्स जो होते हैं वो लोग मेनली, मतलब जिस सब्सटेंस से वेपर बनता है, ठीक है, समझ लो, मेरा बात समझो। सपोज मेरे पास ये, मैं आप लोगों को स्टार्ट कहाँ से की थी, वाटर से की थी, ठीक है। सपोज मैं आयोडीन को भी ले लेती हूँ। आयोडीन आप लोगों को बोली ना सबलाइन प्रोडक्ट, अभी जस्ट पढ़े हैं, थोड़ा सिल्वरी कलर का वो गोल गोल टाइप सब्सटेंस होता है। मैं इन दोनों को गर्म करी, तो इसको गर्म की तो वाटर वेपर मिल गया, और इसको जब मैं आयोडीन को गर्म की तो फट से मुझे आयोडीन का वेपर मिल गया। तो वेपर्स लोग जो होते हैं, ये लोगों का जो ओरिजिनल कंडीशन होता है ना, वो या तो सॉलिड स्टेट हो सकता है या फिर लिक्विड स्टेट, मतलब पहले से ही वेपर फॉर्म में नहीं रहता है, कोई चीज़ को गर्म करने से ही वो लोग वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। जैसे वाटर लिक्विड फॉर्म में, मैं उसको गर्म की तो मुझे मिला वेपर। वैसे आयोडीन सॉलिड स्टेट में था, उसको गर्म की तो मुझे मिल गया आयोडीन वेपर। तो समझ रहे हो मैं जो बोल रही हूँ, वेपर्स आर इन द सॉलिड और लिक्विड स्टेट इन ओरिजिनल कंडीशन। लेकिन जो गैस होते हैं वो लोग का तो ओरिजिनल नॉर्मल कंडीशन में वो लोग गैसियस फॉर्म में ही होते हैं। मतलब जैसे ऑक्सीजन गैस को ले लो, ऑक्सीजन गैस का नॉर्मल कंडीशन में भी वो गैसियस जैसा ही रहता है ना, ऑक्सीजन गैस तो गैसियस फॉर्म में ही रहता है, गैस के हिसाब से ही रहता है वो अपने जैसे ही, ठीक है। लेकिन वेपर में देखो, ओरिजिनल कंडीशन में वो लोग लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं और सॉलिड फॉर्म में हो सकते हैं, गर्म करने से वो लोग थोड़ा सा वेपर बनते हैं, मतलब वही गैसियस फॉर्म में आते हैं। लेकिन अगर मैं कहीं पर गैस वर्ड यूज़ कर रही हूँ तो उसका मतलब है वो लोग पहले से ही, जो सब्सटेंस का बात कर रही हूँ वो लोग पहले से ही गैस फॉर्म में है, गैसियस स्टेट में है। दूसरा एग्जाम्पल, वेपर वाले लोगों के लिए बोल रहा है कि ये सब जो सब्सटेंस है, जो मैं यहाँ पर आप लोगों को H2O और इसका बताई, दे चेंज इनटू गैसियस स्टेट अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। यस, अगर आप लोग पानी को गर्म करोगे तो वो लोग गैसियस फॉर्म में बन जाएंगे, अगर आप लोग आयोडीन को गर्म करोगे तो वो भी आयोडीन वेपर दे देगा। तो ये लोग गैसियस स्टेट में बदलेंगे, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन में, वो हीट वीट करने से। लेकिन ये लोग में ऐसा कोई चेंज, फेस चेंज नहीं होता, मतलब ये लोग तो ऑलरेडी ही गैसियस फॉर्म में है ना, तो इनको हीट करने से और क्या गैसियस फॉर्म में ये लोग बदलेंगे। इसलिए यहाँ पर बोल रहा है कि ये लोग में कोई ऐसे फेस चेंज नहीं होता है। देन थर्ड पॉइंट, नेचुरल स्टेट ऑफ वेपर इज नॉट गैसियस। देखो, वेपर लोगों का नेचुरल ओरिजिनल स्टेट गैसियस फॉर्म नहीं होता, वो लोग पानी में भी हो सकते हैं, पानी लाइक पानी को ले लो आप लोग, लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर वो लोग सॉलिड फॉर्म में हो सकते हैं। लेकिन गैस लोगों का नेचुरल स्टेट ही गैसियस स्टेट है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर आयोडीन का एग्जाम्पल लिखी हूँ, जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ पहले ही, और यहाँ पर मैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब का एग्जाम्पल दी हूँ। सो बच्चों, वेपर और गैस दोनों के बीच का डिफरेंस है। अगर हम लोग गैस का बात कर रहे हैं तो गैस ऐसी चीज़ है जो पहले से ही गैसियस फॉर्म में रहते हैं, हमेशा से वो लोग गैसियस फॉर्म में ही हैं, ओरिजिनली भी वो लोग गैसियस फॉर्म में ही थे, जैसे कि ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ये सब है। और वेपर का बात हम लोग करते हैं तो वेपर को बनाया जाता है सॉलिड को हीट करके, जैसे कि आयोडीन को हीट कर दो, कोई भी सबलाइन प्रोडक्ट को हीट कर दो तो आप लोगों को वेपर मिलेगा। पानी को गर्म कर दो, लिक्विड को हीट करो तो आप लोगों को वेपर मिलेगा, है ना। तो वेपर्स लोगों का ओरिजिनल फॉर्म गैसेस नहीं रहता है, वो लोग गैसियस फॉर्म में नहीं रहते हैं, लेकिन गैसेस लोगों का ओरिजिनल फॉर्म गैस ही रहता है, वो लोग पहले से ही गैसियस फॉर्म में ही पाए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को समझ में अभी आ गया होगा। मेरे पढ़ाने के बाद आप लोग पूरा पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग जाइए, नोट्स के थ्रू आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना, आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, आप लोगों का ये चैप्टर तो ख़त्म हुआ नहीं, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। सेकेंड पार्ट यहीं पर हम लोग ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट, जिसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन,
फिर उसी में ही थर्मस, फ्लास्क, ये सब के बारे में आएगा, फिर जाके आपका चैप्टर ख़त्म होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और बच्चों एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे जितने भी यूट्यूब के वीडियोज़ हैं ना, अभी वो एक ऐप में भी अवेलेबल है। वो ऐप का नाम है बोधि योर लर्निंग ऐप, और उसका जो लिंक है वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप लोग जाइए, आप लोग उसको डाउनलोड कीजिए, आप लोगों को वहाँ पर मेरे बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को बच्चों ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जितना हो सके इसको आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सबके साथ शेयर करो, लाइक करो, और हो सके तो बच्चों सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।